स्टार्ट करो। सब तैयारी? गेहूं से आटा, यानी गेहूं को पिसवा और आटा। गेहूं से आटा कैसे बनता है ये बताओगे ना, कि भाई गेहूं को पिसवा और आटा। पहली स्टेज, सेकंड, फर्स्ट, लास्ट, ये हमारा शॉर्टकट, ये फटाफट पहुंच गए। आरसीएम ऐसा नहीं है, आरसीएम इस प्रोसेस से होके वहाँ पे जाएगा खत्म, ये शॉर्टकट नहीं चलता। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब होता है गेहूं के पौधे के डंठल वगैरह, जो बाली की जो हस्क होती है वो अलग से निकाल दी जाती है, डंठल वगैरह निकाल दी जाते हैं। और कच्चे गेहूँ तो इमेच्योर्ड गेहूँ, जैसे थोते गेहूँ होते हैं, कच्चे गेहूँ होते हैं, उनको अलग से निकाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस में कोई डस्ट बनती है, गेहूँ टुकड़ा टूट जाता है, हम उसको भी अलग से निकाल दिया जाता है। अब आता है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब होता है कंकर, पत्थर, मिट्टी जो खेतों से गेहूँ के दौरान उस आ जाती है, उसको उसमें कंकर पत्थर डीस्टोनर और मशीन होता है, उससे निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में एक मडबोल होती है, मिट्टी की डली, जो गेहूं के पौधे के जड़ों के साथ में आ जाती है, वो इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती है। उसका कारण ये होता है कि गेहूं के पौधे में जो मडबोल की जो डली होती है, उसकी डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर। उसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर होने की वजह से मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिमूव करती नहीं है, क्योंकि मशीनें एक उस डेंसिटी पे चलती है मशीनें, कि हमें इस डेंसिटी को लेना है, इस डेंसिटी को छोड़ना है। तो मशीन क्या करेगी, उसको गेहूँ समझ के ले लेगी और वो गेहूँ के साथ में आ जाएगा। उसको निकालने के लिए हम गेहूँ को रब करते हैं, रब करने के बाद वो मडबोल टूट जाती है और टूट के उसकी डस्ट बना के निकाल दिया जाता है। आपका ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों इम्प्योरिटी आपकी निकल गई। पर आपने गेहूँ का शेप देखा होगा, बीच में एक डीप लाइन होती है गेहूँ के अंदर। उस डीप लाइन में क्या होती है, जो मडबोल की डस्ट है वो आके ऐसे अटक जाती है। अब इसको निकालने के लिए हम एक नीडिंग मशीन में डालते हैं। नीडिंग मशीन में गेहूँ रोटेट होता है, और नीडिंग मशीन में गेहूँ जब रोटेट होगा तो नीडिंग क्या करेगी, जैसे ही इसकी डीप लाइन इसके संपर्क में आएगी, यहाँ से उसको स्क्रैच करके ये बाहर निकाल देगी। देखो इसमें कलर में डिफरेंस इस प्रकार का है। ये मडबोल की डस्ट का कलर है, ये इसका फर्स्ट राउंड है और ये इसका सेकंड राउंड है। इसमें हल्का सा कलर गेहूं का आ गया, क्योंकि गेहूं स्क्रैच हो गया, इसलिए गेहूं का कलर आ गया। गेहूं आपका पूरी तरह से साफ हो गया, इसमें सभी प्रकार की इम्प्योरिटी है वो निकल गई। लेकिन गेहूं आपका स्टॉक कहाँ था, वेयर हाउस में, गोदाम में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, बड़ी बड़ी मंडियों में, वहीं पे तो स्टॉक था। तो किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या होता? नहीं, चूहों की चौकीदारी किसी ने की क्या? चूहों ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूं में फैलाई। कोई भी पक्षी आया, यहाँ से दाना उठाया, इसी में बीट कर गया, गंदगी कहाँ? गेहूं में। कोई पल्लेदार जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, तो गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ जाएगी? गेहूं में, है ना। बड़े बड़े ढेर होते हैं, रात को चौकीदार सो जाता है, उस ढेर पे कुत्ते बिल्ली घूमते हैं उसी ढेर पे, तो निश्चित रूप से उसी को गंदगी करेंगे। तो इस गंदगी को साफ करने की वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है। इस गंदगी को साफ करने की वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम गेहूं को पानी से धोएं और उसको साफ करें। तो गेहूं को हम पानी से धोते हैं और पानी से धोने के बाद में उसकी गंदगी को बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। गेहूं हमारा साफ सुथरा हो गया। गेहूं हम 8 घंटे के लिए स्टोर में भर देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि 8 घंटे स्टोर में क्यों भरते हो? निश्चित रूप से क्वेश्चन होगा। हम 8 घंटे इसको इसलिए रखते हैं, यदि किसी सीड में पानी लग जाए तो सीड जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है। अंकुरण समझ गए ना आप? हाँ, तो हम इसको अंकुरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंकुरण का प्रोसेस कर रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, अंकुरित वो खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? नहीं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सीड यदि जर्मिनेशन करता है तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता और अपने आप में फोलिक एसिड बनाता। फोलिक एसिड का मतलब होता है प्रोटीन। तो गेहूं भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। 8 घंटे में जब इसका टॉप आ जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन के पार्ट है, ये ग्राइंडिंग का टॉप है और ग्राइंडिंग का बॉटम है। ये टॉप ऊपर फिक्स रहता है और बॉटम नीचे रोटेट होता है और बीच में गेहूँ पिसता है और उसका आटा बनता है। ये जो बड़ा सा होल नजर आ रहा है, इसमें गेहूँ और एयर इनपुट होती है और यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर यहाँ आटे के साथ जाएगी, तो न तो आटा गर्म होगा और न आपका स्टोन गर्म होगा। यानी आपका कोल्ड प्रोसेस से आपका आटा तैयार होगा, यानी आपका न्यूट्रिशन डोज कुछ भी नहीं है। आटे में जो पोषक तत्व है आपको एज चीज मिलेंगे। अब आटा आपका कंप्लीट हो गया, कोई तो गलती तो नहीं हुई? नहीं है ना, आपने गलती की। गलती क्या की? देखो आप ये स्टोन देखिए, इस स्टोन में छोटे छोटे खड्डे पड़ रहे हैं, देखो आप, है ना, स्क्रैच भी आ रहे हैं। यदि स्टोन में स्क्रैच आ रहे हैं, छोटे छोटे खड्डे पड़ रहे हैं, तो ये जब रबी हुई तो आटा, ये स्टोन घिसा नहीं घिसा? घिसा। तो उसकी घिसावट कहाँ गई? निकालो। निकालनी तो पड़ेगी ना, डाली तो निकालनी पड़ेगी ना। अब देखिए वापस आप स्टोन पे आ जाइए।
ये जो स्टोन बना हुआ है, ये स्टोन नहीं है, देखो रेत है, सैंड है। देखिए आप पूरा स्टोन देख लीजिए, ये सैंड है। सैंड कौन सी है? जिस सैंड में आयरन के कंटेंट हो वही सैंड है। मतलब जिसमें आयरन की मात्रा, जिसमें लोहे की